हेलो एवरीवन। बंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए यूपी टीएसपीएससी पेट 2023 के जीएस एंड जीके वाले खंड से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 40 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 39 यानी 39 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट 40 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो जो भक्ति आंदोलन था, जो खासतौर पर राम भक्ति आंदोलन था, इसके अग्रदूत किसे माना जाता है? रामानंद को माना जाता है। इन्हें ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर, यानी एक तरह से कहा जाए क्षेत्रीयवाद भाषा पर फैलाने का भी श्रेय दिया जाता है। अगर नामदेव की बात करें तो ये भी भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संत थे और इन्होंने क्या किया था? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का क्या किया था? प्रचार किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को पावापुरी में, यानी पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के, यानी जैन धर्म के क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। सॉरी दोस्तों, जैन धर्म के ये 24वें, यानी 24वें क्या थे? तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में मुगल अगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1526 में पानीपत के, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, या मुगल बादशाह बाबर और दिल्ली सल्तनत के वर्तमान सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा जाता है और इसी युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी पराजित होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है, तो इसी कारण बाबर को मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक माना जाता है। अगर बाबर के शासन पीरियड की हम लोग बात करें तो इसने 1526 से लेकर 1530 तक का भारत दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के काल में जो महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? फाहेयान था। सॉरी दोस्तों, ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री जो है हर्ष के पीरियड में आता है। अगर हर्ष की पीरियड की बात करें तो हर्ष का जो पीरियड था वह कितना था दोस्तों? तो 606 से लेकर 647 तक का हर्ष का क्या होता है? शासन पीरियड होता है। और इसी दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग क्या करता है? बौद्ध धर्म को जानने के लिए या उसके सिद्धांतों पर रिसर्च करने के लिए भारत की यात्रा पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो जो 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है और इसी में सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफर, यह अंग्रेजों से गुप्त संधि करके सिराजुद्दौला को क्या करता है? धोखा देता है। कौन सा है? तो मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो केसरी जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था, इसका जो संपादन था वह कौन करते थे? लोकमान्य तिलक के द्वारा इसका संपादन किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो था वह 15 अक्टूबर 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना पश्चिमी बंगाल में 1902 में की जाती है। 1902 में पी मित्रा, यानी पी मित्रा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो गरम और नरम दलीय भारत में दो हो गए थे और इनका विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में, किस सूरत अधि यानी बेशन में क्या हुआ था, भारतीय जो दल का नेता था वह दो दलों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक को गरम दली आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो है या जनरल डायर के द्वारा यह घटना घटित की गई थी। कब की गई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क हमें कहां मिलेगा? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान यह उत्तराखंड के, यानी उत्तराखंड के यूके के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? तो भारतीय मरुस्थल जो है यह राजस्थान हरियाणा की सीमा पर स्थित, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित, जो इसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। अगर सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी, यानी गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है यह अमरकंटक से होता है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, यानी वर्तमान में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वर्ल्ड बैंकों को उधार लोन देता है तो क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाती है। यानी जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक या कमर्शियल बैंकों को उधार देता है, ऐसी रेट को क्या कहते हैं हम लोग?
रेपो रेट कहते हैं या रेपो दर कहते हैं। और जिस दर पर आरबीआई वर्ल्ड बैंकों से उधार लेता है, तो ऐसी रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दर को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? यानी जो सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होता है, वह कौन सा सेक्टर होता है? तो 30th सेक्टर होता है, यानी तृतीय सेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी द्वितीयक क्षेत्र, भारतीय अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए या किसी भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो उसमें 3 सेक्टर होते हैं, यानी प्राथमिक सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर होता है और तृतीयक सेक्टर होता है या होता है। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत हम लोग कृषि को रखते हैं, यानी कृषि के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं। द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत हम लोग बी निर्माण को रखा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा से क्षेत्र को, यानी जो सेवा क्षेत्र होता है, इसको रखा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे डॉक्टर की सेवा हो जाए, एयरप्लेन की सेवा हो जाए या शिक्षा की सेवा हो जाए। विनिर्माण के अंदर जैसे उद्योगों का निर्माण करना, ब्रेड का निर्माण करना या किसी बिल्डिंग का निर्माण करना, और कृषि के एक्टिविटीज जो हैं ये प्राथमिक से आते हैं। तो इसलिए आपसे द्वितीय सेक्टर पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। कपड़ा उद्योग जो है या अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, यद्यपि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो भी व्यक्ति जितना क्रय करेगा उसका प्रॉफिट उसे उतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो प्रगतिशील कर का उदाहरण जो है आयकर, यानी इनकम टैक्स जो है प्रगतिशील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1। यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अभी इसी बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि भारत को अब भारत ही कहा जाए कि वर्सेज वर्सेज इंडिया, यानी इंडिया। तो इनमें से भारत को क्या कहा जाए? तो हाल ही में सरकार कह रही है कि अब जो है इसका नाम क्या होगा? भारत होगा, यानी इंडिया क्या होगी? इसका हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो धर्म, यानी प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया दिया गया था? तो जो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? पहले यह एक मौलिक अधिकार था। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, यानी 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो
कौन सा रक्त समूह है? ओ रक्त समूह जो है इसे ही सर्व रक्तदाता कहा जाता है। तो सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वग्राही, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ए बी, यानी ए बी जो रक्त समूह होता है इसी को रक्त सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षा आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायुमंडली दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की जो किरणें हमें प्राप्त होती है उसमें 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों को कौन विभाजित कर देता है? तो प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी चीज है जो सूर्य से आने वाली किरणों को 7 अलग अलग वर्णों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है वो कई 3 विधि से मापा जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस पर जल क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और जैसे ही इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाते हैं, जल क्या करता है? वाष्पित रूप में आने लगता है। उसी तरह से केल्विन में क्या होता है? 273 केल्विन, यानी 273 केल्विन पर क्या होता है? जल क्या करता है? फ्रीजिंग हो जाता है। और इसी तरह से 373, यानी 373 केल्विन पे क्या होता है? जल वाष्पित, यानी जल वाष्प होने लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी 373 केल्विन पर जल वाष्प परिवर्तित होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? यानी सोडियम कार्बोनेट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वाशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।